नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे सामने शरीर के इस अविश्वसनीय नेटवर्क को समझाने वाले कई स्रोत हैं, जिनमें से कुछ मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स हैं। हमारा मिशन है इस जटिल प्रणाली की सबसे हैरान करने वाली और ज़रूरी बातों को बाहर निकालना और समझना कि ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र आखिर है क्या? क्या ये हम सब जीवों में एक जैसा ही होता है? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। आसान भाषा में कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर का ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी नेटवर्क है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हाँ, इसका काम है जरूरी सामान जैसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाना और वहां से कचरा यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लाना। और नहीं, ये सब में एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर इसके दो डिजाइन हैं, खुला और बंद। एक मिनट, खुला सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब खून क्या बस शरीर के अंदर ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल, सुनने में ऐसा ही लगता है। खुले सिस्टम में जो आपको तिलचट्टे या घोंगे जैसे जीवों में मिलेगा, दिल खून को पंप तो करता है, लेकिन वो खून हमेशा पाइपलाइन यानी नलिकाओं में नहीं रहता। तो फिर कहाँ जाता है? वो कुछ समय के लिए बाहर निकलकर शरीर के खुले हिस्सों, जिन्हें साइनस कहते हैं, में भर जाता है और अंगों को सीधे नहलाता है। ये एक कह सकते हैं कम दबाव वाला और धीमा सिस्टम है। अच्छा, और हमारे स्रोतों में एक बड़ी अजीब बात लिखी है। एक तिलचट्टे का दिल 13 चैम्बर का होता है, हमारा तो सिर्फ 4 चैम्बर का है। तो क्या उसका दिल हमसे ज्यादा एडवांस्ड है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जवाब ठीक उल्टा है। तिलचट्टे का 13 चैम्बर वाला दिल एक साधारण ट्यूब जैसा है, जो धीरे धीरे खून को आगे धकेलता है। ओके। वहीं ही हमारा 4 चैम्बर वाला दिल एक अविश्वसनीय रूप से कुशल हाई प्रेशर पंप है। ये डिजाइन की सादगी नहीं, बल्कि उसकी कार्यक्षमता को दिखाता है। कमाल है। तो ज्यादा चैम्बर का मतलब बेहतर नहीं है, बल्कि डिजाइन का कुशल होना ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो अब इस कुशल डिजाइन शिक्षा सेवा यानी यूट्यूब मानव चैनल में हृदय आपका पर स्वागत है। ध्यान देते हैं। इसे शरीर का इंजन कहते हैं, पर ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, मानव हृदय एक मस्कुलर पंप है, जो पेरिकार्डियम नाम की एक दोहरी परत वाली थैली में सुरक्षित रहता है। और जैसा आपने कहा, इसमें 4 मुख्य हिस्से या चैम्बर होते हैं। आप इसे एक 2 मंजिला घर की तरह सोच सकती हैं। 2 मंजिला घर? चलिए इस तरह से समझते हैं। हाँ, ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे हैं, जिन्हें आलिंद या एट्रिया कहते हैं। ये रिसीविंग रूम्स हैं, जहां खून बाहर से आता है। और नीचे की मंजिल? और नीचे की मंजिल पर 2 बड़े मजबूत कमरे हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये शिपिंग डिपार्टमेंट है, जो खून को जोर से बाहर पंप करते हैं। अच्छा। और इन दोनों मंजिलों के दाएं और बाएं हिस्से के बीच एक मोटी दीवार है, जिसे सेप्टम कहते हैं। ये दीवार बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला गंदा खून आपस में मिल ना जाए। और एक आम गलतफहमी जो हमारे श्रोता भी साफ करते हैं, वो ये है कि दिल खून को साफ नहीं करता। ये सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन है। खून को साफ करने का काम, मतलब उसमें ऑक्सीजन भरने का काम कहीं और होता है ना? बिल्कुल सही, वो काम फेफड़ों का है। दिल सिर्फ उस खून को फेफड़ों तक और फिर फेफड़ों से पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ठीक है, हमने पंप को समझ लिया। अब चलिए खून के सफर पर चलते हैं। कल्पना करते हैं कि हम खून की एक बूंद हैं जो शरीर का चक्कर लगाकर थक चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। हमारा सफर कहाँ से शुरू होगा? बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो आप यानी वो थकी हुई खून की बूंद सबसे पहले महाशिरा नाम के बड़े पाइप से दिल के पहले रिसीविंग रूम यानी दाएं आलिंद में पहुंचेंगी। यानी घर की पहली मंजिल पर। हाँ, वहां से आपको नीचे वाले कमरे यानी दाएं निलय में भेजा जाएगा। और ये दाया निलय हमारा शिपिंग डिपार्टमेंट है, ये हमें कहाँ भेजेगा? ये आपको एक खास रास्ते फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी से एक छोटी यात्रा पर भेजेगा, आपके फेफड़ों तक। फेफड़ों तक, ठीक है। फेफड़ों में आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड का बोझ उतार देंगी और ताजी ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा लेंगी। अब आप साफ और तरोताजा हैं। एक मिनट, यहाँ शिक्षा डायग्राम सेवा में कुछ यूट्यूब अजीब चैनल लग में रहा है। आपका स्वागत है। आपने कहा फुफ्फुस धमनी, लेकिन मैंने तो हमेशा पढ़ा है कि धमनियों यानी आर्टरीज में साफ ऑक्सीजन वाला खून होता है। यहाँ तो धमनी में गंदा खून जा रहा है। ये क्या कोई अपवाद है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। धमनी की परिभाषा ये नहीं है कि उसमें साफ खून हो। परिभाषा ये है कि जो नली खून को दिल से दूर ले जाए। एकदम सही। जो नली खून को दिल से दूर ले जाए वो धमनी है। चूंकि फुफ्फुस धमनी खून को दिल से फेफड़ों तक यानी दूर ले जा रही है, इसलिए वो धमनी है, भले ही उसमें अशुद्ध रक्त हो। ये शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा, तो अब हम फेफड़ों से ताज़ी ऑक्सीजन लेकर वापस दिल की ओर आ रहे हैं। अब क्या होगा? अब आप फुफ्फुस शिरा के जरिए दिल की दूसरी मंजिल यानी बाएं आलिंद में प्रवेश करेंगी। वहां से आपको दिल के सबसे मजबूत और सबसे जरूरी कमरे यानी बाएं निलय में भेजा जाएगा। और यहाँ से? और यहां से आपको एक जोरदार धक्का मिलेगा। बायां निलय आपको महाधमनी यानी आवर्टा, जो शरीर की सबसे बड़ी सुपर हाईवे है, में पंप कर देगा ताकि आप शरीर के कोने कोने तक पहुंच सकें। और फिर यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। वाह, तो ये पूरा सफर शरीर के अलग-अलग हाईवे पर होता है। धमनियां और शिराएं। एक तरफ हाई प्रेशर एक्सप्रेसवे है जो दिल से निकलता है, और दूसरी तरफ कम ट्रैफिक वाली वापसी की सड़कें हैं जो दिल की तरफ आती हैं। एकदम सही एनालॉजी है। धमनियां यानी आर्टरीज वही एक्सप्रेसवे हैं। दिल के शक्तिशाली पंप से निकलने वाले हाई प्रेशर को झेलने के लिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। और शिराएं? इसके उलट शिराएं यानी वेन्स वापसी की सड़कें हैं। इनमें खून का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं। तो अगर शिराओं में दबाव इतना कम है, खासकर पैरों से खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर लाना, तो खून वापस नीचे क्यों नहीं बहता? बहुत अच्छा सवाल है। इसी के लिए शिराओं में खास चीज होती है, वॉल्व। वॉल्व? हाँ, ये एक तरफा दरवाजों की तरह काम करते हैं। खून ऊपर तो जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आने की कोशिश करता है, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अच्छा, तो जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, तब शायद वैरिकोज वेन्स जैसी समस्या होती होगी? बिल्कुल, वेरिकोज वेन्स में यही होता है। वॉल्व ठीक से काम नहीं करते और खून नसों में जमा होने लगता है। समझ गई। चलिए, तो हमने पंप और हाईवे की बात कर ली। अब जरा इन हाईवे पर चलने वाले ट्रैफिक यानी खुद खून के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ एक लाल तरल तो है नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आप इसे एक बहती हुई नदी की तरह देख सकती हैं। इस नदी का जो तरल हिस्सा है, जो लगभग 55% है, वो है प्लाज्मा। ये पीले रंग का होता है। और बाकी का 45%? और इस नदी में 3 तरह की नावें या गाड़ियां तैर रही हैं, जो बाकी का 45% हिस्सा हैं। गाड़ियां? ये दिलचस्प है। कौन सी हैं ये गाड़ियां? सबसे पहली और सबसे जरूरी गाड़ी है डिलीवरी ट्रक, यानी हमारी लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसीज। अच्छा। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़कर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। और एक मजेदार बात, इन ट्रकों में ड्राइवर की सीट यानी केंद्रक शिक्षा सेवा न्यूक्लियस यूट्यूब चैनल में नहीं आपका होती, स्वागत है। ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सामान यानी ऑक्सीजन ढो सकें। और ये ट्रक लगभग 120 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद रिटायर होकर कहाँ जाते हैं? मैंने पढ़ा कि इनके लिए एक कब्रगाह भी है। हाँ, जब ये एक कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें प्लीहा यानी स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ओके। फिर आती हैं दूसरी गाड़ियां, हमारे शरीर की पुलिस फोर्स या सेना यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या WBCs। इनका काम बाहर से आने वाले दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना है। मतलब ये हमारी इम्यूनिटी है। और तीसरी गाड़ी है इमरजेंसी रिपेयर टीम यानी प्लेटलेट्स। जब भी शरीर में कहीं कट लगता है और खून बहने लगता है, तो ये प्लेटलेट्स फौरन वहां पहुंचकर एक जाल बुनते हैं और खून का थक्का जमा देते हैं। तो डेंगू जैसे बीमारी में यही रिपेयर टीम कमजोर पड़ जाती है ना? जिससे अंदरूनी खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। और स्रोतों में एक अनुपात दिया है जो हैरान करने वाला है। हर एक पुलिस वाले WBC के लिए लगभग 600 डिलीवरी ट्रक RBC होते हैं। हाँ, शरीर का फोकस ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये पूरा डिलीवरी नेटवर्क अपने आप चल रहा है, लेकिन इसे नियंत्रित कैसे किया जाता है? मतलब जब हम दौड़ते हैं तो दिल तेज धड़कता है, आराम करते हैं तो धीमा। इस स्पीड और प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? इस पूरे सिस्टम का एक कंट्रोल रूम है। दिल की धड़कन को शुरू करने का काम एक स्पार्क प्लग करता है, जिसे SA नोड या पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर? जी, ये दाईं आलिंद में मौजूद कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह है जो बिजली के हल्के सिग्नल भेजता है, और इसी सिग्नल से दिल सिकुड़ता और फैलता है। सिकुड़ना और फैलना,
मेडिकल भाषा में इसे सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं, सही है? बिल्कुल। जब दिल सिकुड़कर खून को बाहर फेंकता है उसे सिस्टोल कहते हैं, और जब वो फैलकर खून को अंदर भरता है उसे डायस्टोल कहते हैं। और वो जो लब डब की आवाज आती है स्टेथोस्कोप से? हाँ, वो जो लब डब की आवाज है वो असल में दिल के अंदर मौजूद वाल्व यानी दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज है। लब डब, सिकुड़ना, फैलना, ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। बदलती है। नवजात शिशु का दिल 1 मिनट में 150 बार तक धड़क सकता है, जबकि एक वयस्क का 72 बार के आसपास। और प्रेशर को नापने के लिए वो मशीन है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, हाँ, वो मशीन आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को ही मापती है, जो हम कहते हैं 120/80। उसका मतलब है कि सिकुड़ते समय प्रेशर 120 है और फैलते समय 80। और ईसीजी? और ईसीजी मशीन दिल के इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ग्राफ बनाती है, जिससे पता चलता है कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये सोचना ही हैरान करता है कि हम इस सिस्टम को इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमने इसका एक कृत्रिम विकल्प भी बना लिया था। स्रोतों ने जार्विक 7 का जिक्र है, जो दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय था। जी हाँ, मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है खून को लेकर, खासकर जब किसी को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, वो है ब्लड ग्रुप। ये किसी ताले और चाबी की तरह है ना। अब कोई भी खून किसी को नहीं दे सकते। बिल्कुल। इसकी खोज 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उन्होंने पाया कि हमारी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर शिक्षा खास सेवा तरह यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। पहचान पत्र या एंटीजन होते हैं। मुख्य रूप से ये 2 तरह के हैं, ए और बी। तो किसी के पास ए है, किसी के पास बी, किसी के पास दोनों ए बी, और किसी के पास कोई भी नहीं, ओ। एकदम सही। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पहचान पत्र पर कुछ नहीं लिखा, इसलिए वो किसी के भी शरीर में जा सकता है और शरीर उसे दुश्मन नहीं समझेगा। इसीलिए ओ यूनिवर्सल डोनर है ना? बिल्कुल। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले के शरीर में ए और बी दोनों को पहचानने की क्षमता होती है, तो वो किसी से भी खून ले सकता है। इसलिए वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और पहचान पत्र भी है, RH फैक्टर। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, खासकर गर्भावस्था में। स्रोत एक बहुत गंभीर स्थिति का जिक्र करते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। क्या है ये? ये है भी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर पिता का ब्लड RH पॉजिटिव प्लस है और माँ का RH नेगेटिव माइनस, हो सकता है कि उनका पहला बच्चा RH प्लस हो। ठीक है। जन्म के समय बच्चे का कुछ खून माँ के शरीर में जा सकता है। माँ का शरीर उस RH प्लस खून को एक बाहरी हमलावर समझेगा और उसके खिलाफ सेना यानी एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। तो पहली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, लेकिन अब माँ का शरीर तैयार है। अगर उनका दूसरा बच्चा भी RH प्लस होता है तो माँ के शरीर में पहले से मौजूद वो सेना, वो एंटीबॉडी गर्भ में ही बच्चे की लाल रक्त कणिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती हैं। अरे, मतलब माँ का शरीर अनजाने में अपने ही बच्चे को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है? जी, और ये बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। ये तो बहुत ही दुखद है। क्या आज इसका कोई इलाज है? हाँ, सौभाग्य से अब इसका इलाज है। डिलीवरी के बाद माँ को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो इन एंटीबॉडीज को बनने ही नहीं देता, जिससे अगली गर्भावस्था सुरक्षित रहती है। ये जानना राहत की बात है। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कितना शानदार है, लेकिन जाहिर है इसमें गड़बड़ियां भी होती हैं। हमारे मेडिकल टेक्स्ट्स में कुछ आम बीमारियों का जिक्र है, वो कौन सी हैं? कुछ सबसे आम समस्याएं हैं। पहली है अनीमिया, जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन या डिलीवरी ट्रकों की कमी हो जाती है। नतीजा, शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। दूसरी है ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें शरीर की पुलिस फोर्स यानी WBC बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने लगती है और शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है। और तीसरा है हार्ट अटैक, जो तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाला कोई जरूरी हाईवे यानी कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल। और इन समस्याओं से लड़ने का हमारा इतिहास भी कमाल का रहा है। 1893 में पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई, फिर 1967 में दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, और 1994 में भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण शिक्षा हुआ। सेवा यूट्यूब चैनल हम में आपका धीरे-धीरे स्वागत है। इस इंजन को ठीक करना सीख गए। हाँ, ये एक लंबा और शानदार सफर रहा है। तो हमने खून की एक-एक बूंद के सफर को देखा, दिल के काम करने के तरीके को समझा और उन चीजों को भी जाना जो इस सिस्टम को खराब कर सकती हैं। ये साफ है कि एक स्वस्थ दिल और संतुलित खून ही अच्छी जिंदगी का आधार है। बिल्कुल।
और जब हम जार्विक 7 जैसे कृत्रिम हृदय और सफल ट्रांसप्लांट के इतिहास को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। हृदय चिकित्सा का भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग आगे बढ़ रही है, क्या हम कभी ऐसे कृत्रिम या लैब में बने अंग बना पाएंगे जो हमारे असली दिल से भी बेहतर हों? और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे जीवन की लंबाई और उसकी गुणवत्ता की परिभाषा को कैसे बदल देगा? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।